जय हिंद। हम क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। देखिए, हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि प्रतिरोधक क्या होते हैं। प्रतिरोधक कुछ नहीं है बाबू, एक युक्ति है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम विद्युत को रोकते हैं, कम करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि हमको कम लाइट की अगर जरूरत है, कम मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो रेसिस्टर लगा देते हैं या ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर हमको नहीं पढ़ना है, हमको रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है। अभी आपके सिलेबस में बस रेसिस्टर के बारे में है, आगे आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमको रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है। रेसिस्टर क्या करता है, यानी प्रतिरोधक क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कर देता है। अगर ज्यादा आ रहा है, जैसे आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है, इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कौन करेगा? रेसिस्टर करेगा, यानी कि ये प्रतिरोधक करेगा। तो ये प्रतिरोधक हमारे चार्जर में, मोबाइल चार्जर में भी लगा होता है, हर एक चीज में ज्यादातर मतलब सर्किट में लगा होता है। जैसे हमारे मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। तो उसमें ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर वगैरह लगा करके और उसके विभवांतर को कम किया जाता है, वोल्टेज को कम किया जाता है। ठीक, तो ये रेसिस्टर जो है यही काम करता है, ये एक युक्ति है। आपको हम इमेज भी पिछले लेक्चर में दिखाए हुए हैं। अब हम आपको बताए थे कि किसी भी, अब मान लीजिए कि चार्जर में अगर इसको लगा रहे हैं तो चार्जर में इसको जोड़ेंगे कैसे मतलब इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 220 वोल्ट का सप्लाई दो तार से आएगा कि नहीं, तो इस तारवा में इसको कैसे जोड़ेंगे? तो आपको बताया थे बाबू कि इस तार में इसको 2 तरीका से जोड़ सकते हैं। कितना तरीका से? 2 तरीका से। पहला था आपका श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। और आज हम इस समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए, हम आपको बताए थे कि रेसिस्टर को बनाने का चिन्ह जो होता है, इसे बस टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच दिए, रेसिस्टर बन गया, यानी कि प्रतिरोधक बन गया। अब इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो लाइन से प्रतिरोधक जोड़ते जाएंगे, तो ये श्रेणी क्रम है, बस ऐसे लाइन से जोड़ते जाइए, श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होता है, तो समांतर क्रम में बाबू लाइन से नहीं जोड़ा जाता है। जो वो प्रतिरोधक को जोड़ रहा है ये वो लाइन में रख लो। जैसे एक ये प्रतिरोधक हो गया, एक ये प्रतिरोधक हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक, ऐसे लाइन से तीनों को रख लिए। मान लीजिए 3 को जोड़ना है, ज्यादा को भी जोड़ना पड़ सकता है। मान लीजिए हम 4 को जोड़ रहे हैं एक साथ। ठीक, तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे जोड़ेंगे? तो देखो, अभी तीनों का पहला सिरा एक जगह जोड़ देंगे, एक जगह तीनों को जोड़ देंगे, पहल का सिरा इसका, और दूसर का सिरा एक जगह तीनों का जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दूसर का सिरा एक जगह तीनों का जोड़ देंगे, तो दोनों जगह जुड़ गया। ये मान लीजिए ये है और ये मान लीजिए बी है। ठीक, अब इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये एक तार से ये जुड़ जाएगा, एक तार से ये जुड़ जाएगा, बस इतना ही है। ठीक, तो 2 तार आया होता है हमारे घरों में, होता है ना, तो एगो तारवा एगो बिंदु पे जोड़ दीजिए, दूसर का दूसरा बिंदु पे। तो बस यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधक को कैसे जोड़ते हैं, तो इसमें प्रतिरोधक को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोधकों का, जितना भी प्रतिरोधक हम जोड़ रहे हैं, जितना भी रेसिस्टर जोड़ रहे हैं, उसका पहला सिरा जो पहिल का सिरा है वो एक जगह जुड़ा रहा है और दूसर का सिरा एक जगह जुड़ा रहा है। इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। ठीक, यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा बनाना आसान था, लेकिन यहाँ पे हार्ड था। श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा बनाना हार्ड था, लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा बनाना जो है सिंपल है। कैसे? देखो, वहाँ पे बताना पड़ रहा था कि एक प्रतिरोधक है, फिर दूसरा प्रतिरोधक है, फिर तीसरा प्रतिरोधक है, इसी करके बोल रहे थे कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहला से जुड़ा है और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा है। ऐसे बताना पड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। जितना प्रतिरोधक लिए हैं लीजिए, पहला सिरा एक जगह जोड़ दीजिए, दूसर का सिरा दूसरा जगह, खत्म। बस इतना ही है समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें परिभाषा क्या बनेगा कि ऐसा प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन
कोई भी पूछेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है प्रतिरोधकों का, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं प्रतिरोधकों का। ठीक, रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जैसे हम बताए थे आपको श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें क्या हो रहा था? उसमें विभवांतर अलग अलग हो जा रहा था, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग हो जा रहा था। ये कैसे हो रहा था? वो ऐसे रहा था कि मान लीजिए एक ये प्रतिरोधक है, एक ये है, 3 ठे प्रतिरोधक है। 3 प्रतिरोधक का सिरा को हो गया तो 2 2 4 2 6 गो सिरा, लेकिन विभवांतर को के बीच रहता है 2 गो के बीच। देखो यहाँ से अगर ऐसे जोड़े होते हम इसको, यहाँ से इसे बैटरी से जोड़ दिए होते तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो भी है, मान लीजिए 12 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 बिंदुओं के यहाँ से और यहाँ से इतना का तो विभवांतर 12 वोल्ट है मान लीजिए। लेकिन अब सिरा कई गो बट गया, एक यहाँ से यहाँ तक, मतलब कई गो बिंदु बन गया, इसलिए विभवांतर अलग अलग हो जा रहा था, विभवांतर बट जा रहा था। ठीक, बिंदु बटने की वजह से दोनों सिरा है, 2 सिरा के बीच का विभवांतर 12 वोल्ट है, लेकिन अब देखो 2 2 4 2 6 गो सिरा, इसलिए विभवांतर बट गया था, इसलिए सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग था, है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिरा सबका एक ही है, एक ये सिरा एक ये सिरा, 2 गो सिरा बन रहा है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौ गो सिरा बन रहा है? 2 गो सिरा बन रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर 2 गो सिरा है तो विभवांतर नहीं बटेगा। क्या होगा? विभवांतर नहीं बटेगा, विभवांतर सबका सेम रहेगा। इसका भी सिरा 2 ही बिंदु के बीच है, इसका भी सिरा 2 ही बिंदु के बीच है, इसका भी सिरा 2 ही बिंदु के बीच है। तो 2 बिंदु के बीच है, जिस 2 बिंदु के बीच है उसका विभवांतर कितना है? भी। देखो यहाँ से और यहाँ तक का विभवांतर भी। तो यही बिंदु तो यहाँ पे, यहाँ से हम तार ही तो ले गए हैं, तो यही बिंदु यहाँ पे भी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है? सेम है। और इसी दोनों बिंदु के बीच सभी प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? सेम है, यानी भी है। जितना बैटरी देगा उतना ही सभी प्रतिरोधक के पास पहुंचेगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे हम कह क्या रहे हैं, यहाँ पे मान लो हम बैटरी लगाए, क्या किए बाबू? बैटरी लगाए, तो बैटरी का विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का मतलब कितना? कि है एगो इसका बिंदु यहाँ पे एक है, ये दोनों के बीच का विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। अब ये तार छोटा छोटा लगाया है, अब इसी तारवा को हम क्या किए? यहाँ से मोड़ दिए, यहाँ से इसे मोड़ दिए, तो ये बिंदु कहाँ चल गया? यहाँ से नीचे से ऊपर चल गया। सेम वैसे यहाँ पे क्या किए? मोड़ दिए, यहाँ से यहाँ बिंदु चला गया, है कि नहीं? सेम वैसे यहाँ पे भी तो हम भी किए हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। देखो ना, तरवा सीधा जा रहा था, बस मोड़ के कहा कि यहाँ पे प्रतिरोधक से जोड़ दिए हैं, यानी रेसिस्टर से जोड़ दिए हैं। तो सिरा तो वही है, और जब सिरा वो है तो मतलब कि विभवांतर समान होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिरा एक ही है और सभी प्रतिरोधक दोनों सिराओं के बीच जुड़े हैं, और दोनों सिराओं के बीच का विभवांतर कितना है? तो हम मान लेते हैं कि दोनों सिराओं के बीच का विभवांतर भी वोल्ट है। हमको नहीं पता है कि हम कितना वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, 12 वोल्ट का लगाए हैं कि 24 वोल्ट का लगाए हैं, नहीं पता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? भी वोल्ट मान लेते हैं, कोई नहीं, हम भी वोल्ट मान लेते हैं। अब चलिए अब समझते हैं। अब धारा देखो, धारा यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता एक ही था, है कि नहीं? तो जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उतना ज्यादा विद्युत धारा होता है। अगर तार में मान लो कि 50 को इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो मतलब कि इसमें धारा है, कितना है? तो इतना है, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, मतलब कुछ आएगा। अगर मान लो कि दूसरा तार है, इसमें 20 को इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड फ्लो हो रहा है, तो मतलब कि इसमें कम धारा बह रहा है, 20 वाले में कम है, 50 वाले में ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना संख्या में जाएगा धारा उतना ज्यादा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा संख्या में जाएगा धारा उतना ज्यादा रहेगा। अब क्या होता है, यहाँ पे संख्या तो सेम था, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बहने से धारा आई बह रहा था,
ठीक। अब धारा एक तार से जा रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन तारवा कई गो रूट में बट गया, कई गो रूट में बट गया, तो आधा आदमी है नहीं चला जाएगा। अगर मान लो कई आदमी एक के रास्ता से जा रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, अब जानता है वो आगे जाके कि कई गो रास्ता आगे जाके कई गो में बट जाएगा, अब फिर भी हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो आदमी भीड़ कम करने के लिए दूसरे रास्ते से गुजर जाएगा। सेम वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो रहा है, बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, धारा बह रही। अब क्या होता है, इस तार में क्या है, धारा बह रहा। अब इस सब रास्ते से जाएगा तो इसी में का तो जितना इलेक्ट्रॉन बह रहा था वही तो जाएगा, तो मतलब कि हर एक रास्ते में बट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धारा बट गई। एक रास्ते से पहले जा रही थी, अब 3 रास्ते से जा रही। पहले उतना ही धारा था, अब भी तीनों का योग करेंगे तो उतना ही है, लेकिन अभी 3 गो से जा रहा है, मतलब अलग अलग में धारा अलग अलग है, अलग अलग में धारा अलग अलग है। अब मान लो कि एक रास्ता से 50 आदमी जा रहे थे, ठीक। मान लो एक रास्ता से 75 आदमी जा रहे थे, 75 मानोगे तो सही रहेगा, 75 आदमी जा रहे थे। अभी रास्ता आगे जाके 3 गो रास्ता में बट गया, ठीक। रास्ता आगे जाके 3 गो रास्ता में बट गया, यानी 25 आदमी चले गए, इधर 25 आदमी चले गए और इधर 25 आदमी चले गए। कितना, 25 एक कहोगो में कितना, 25, लेकिन सबको मिला के कितना, 75, 25, ठीक। तो वैसे यहाँ पे धारा आई बह रहा है, लेकिन रास्ता 3 गो बट गया, इसलिए धारा बट गया है, मतलब इसमें मान लेते हैं I1 धारा जा रहा है, हमको नहीं मालूम है कि कितना बट रहा है, तो I1 धारा इसमें I2 इसमें I3 ऐसे बह रहा है, ठीक, हम मान लिए। तो ऐसे I3 I1 I2 I3 धारा बह रहा है, बट गया है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे बाबू, कैसे, देखो ये धारा जाके आगे बट गया है, अब बटा है मतलब सगरों को बटोर देंगे, जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। सेम वही किए हैं हम यहाँ पे, धारा पहले जितना बह रहा था उतना हमको पाना है, तो सबको जोड़ देंगे। पहले धारा एक रास्ते से जा रहा था, अब छिटा गया तो छिटा गया, बस उसको बटोर दो, बटोरने का मतलब जोड़ दो, तो जोड़ दिए तो पहले के बराबर ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया धारा। ऐसे यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि धारा इसमें कितना बह रहा है, इसे हमको एक समीकरण मिला, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण मिला ना। अब इसमें हम इस परिपथ में लगाते हैं ओम का नियम। क्या लगाते हैं बाबू, ओम का नियम, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। हम बताए थे ना कि ये जब पढ़ेंगे ओम्स लॉ तो ये बहुत चैप्टर पढ़ने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पक्का है कि ओम्स लॉ पूछेगा, आप एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा, कहीं ना कहीं से पूछ देगा ओम्स लॉ। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इस परिपथ में लगाते हैं ओम का नियम। तो मान लीजिए कि हम इस प्रतिरोधक को हम क्या करते हैं, हमको क्या करना होता है, हम इस प्रतिरोधक का जो तीनों प्रतिरोधक जुड़ा है इसका हम पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पावर, कि इसमें इन तीनों को मिलाकर कितना पावर बन रहा है धारा को रोकने का। जितना ज्यादा प्रतिरोधक का मान आएगा उतना ही ज्यादा धारा को रोकने का पावर रहेगा, क्षमता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम सभी तीनों प्रतिरोधकों का मिला करके पावर निकालते हैं। हम कहते हैं नहीं 3 गो नहीं जोड़ेंगे, हम एक ही जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे बाबू, एक ही जोड़ेंगे, इन सभी के पावर के बराबर जो एक ही हो। अब मान लो कि 5 आदमी कुछ काम कर रहे हैं, 5 आदमी दिन भर में एगो मान लो दीवार जोड़ रहे हैं 10 फीट का, 5 आदमी मिलके 10 फीट का एक दिन में दीवार जोड़ रहे हैं। तो हम 5 आदमी को चाहते हैं कि 5 आदमी को हटा करके एगो नया आदमी लाए जो एक ही आदमी हो लेकिन 10 फीट का दीवार एक के दिन में खड़ा कर दे। तो क्या करेंगे, 5 का पहले पावर निकालेंगे कि 5 कितना काम कर रहा है, और उनका मतलब योग, उनके पावर का योग का आदमी अगर मिलेगा तब जाके हम उस आदमी को लगाएंगे तो वो काम करेगा। वैसे यहाँ पे सेम है, ये जो प्रतिरोधक है क्या काम करता है, धारा का विरोध करता है, रोकेगा। क्या करेगा बाबू, रोकेगा, तुम नत बहो, ठीक, धारा को बहने से रोकेगा। तो अब इसका पावर निकालते हैं कि कितना इसके पावर है, धारा को कितना अधिक रोक सकता है, ठीक। तो एक प्रतिरोधक का पावर, दूसरे प्रतिरोधक का पावर, तीसरे प्रतिरोधक का पावर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ना सभी प्रतिरोधकों का पावर के बराबर। तो मतलब कि इसका जोड़ देंगे तो सभी प्रतिरोधकों का पावर निकल जाएगा। अब कहेंगे ना 3 गो नहीं लगाएंगे, झंझट हो जाएगा, ये कहीं इन सबको हटा के 3 गो हटा के कहीं लगा देते हैं। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R, ठीक, इसकी क्षमता R है, प्रतिरोध का मतलब क्षमता, तो क्षमता कितना हो गया, R हो गया। अब यहाँ पे R क्षमता वाला एगो प्रतिरोध लगा दिए। तो अब क्या हुआ,
अब देखो यहाँ पे, अब हम कहते हैं कि पहले बैटरी तो वही लगाए हैं, पहले बैटरी जो था वही है, बैटरिया वही है, बस प्रतिरोध को हटाए हैं, प्रतिरोधक को हटा करके दूसरा प्रतिरोधक लगा दिए हैं। ठीक, तो ये हो गया 20 वोल्ट का प्रतिरोध, 20 वोल्ट का बैटरी, और इसमें पहले कितना धारा बह रहा था, आई बह रहा है, अभी भी आई बह रहा है। अब देखो, अब हम इस परिपथ में ओम का नियम लगाते हैं, तो बाबू इसमें लगाओ ओम का नियम, तो लगाओगे तो क्या बनेगा, V बराबर होता है आई आर। ठीक, या सॉरी देखिए यहाँ पे ये हम फार्मूला को अलग कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, R बराबर V बाई आई, और V बराबर आई आर हम कैसे लिखे हैं, V और I भागे में आए तो आई आर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लिख दिए हैं, लेकिन हमको मतलब ये ओम का नियम होता है। अब R क्या है, तो प्रतिरोधक का क्षमता है, प्रतिरोधक कितना ओम का प्रतिरोधक लगाए, तो इसमें इस परिपथ में ओम का नियम लगा रहा है, इसमें कितना ओम का प्रतिरोधक लगाया बाबू, R ओम का, तो R प्रतिरोधक का मान है। भी कितना वोल्ट का बैटरी लगाए हो, तो VA वोल्ट का लगाए हैं, कोनो दिक्कत ना, V वोल्ट। ठीक, कितना धारा बह रहा है परिपथ में, तो I बह रहा है। ठीक, तो I इस परिपथ में ओम का नियम लग गया, खत्म। अब चलो अब क्या करते हैं, हम इस परिपथ में ओम का नियम लगाते हैं, इस परिपथ में ओम का नियम लगाते हैं। तो पहले हम R1 के लिए लगाते हैं, तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, मान लो कि हम ये दुगो को भुला जाते हैं कि दुगो जुड़ा ही नहीं, तो अगर ये दुगो को ढक लोगे, यहाँ पे ढक लोगे, तो ये कहीं प्रतिरोध में जुड़ रहा है, तो देखा जाए तो एक परिपथ बन रहा है। तो पहला ये परिपथ, फिर दुगो को ढक लेंगे, फिर दूसरा परिपथ, फिर तीसरा परिपथ, ऐसे बनेगा। ठीक, तो सेम ऐसे यहाँ पे हम करते हैं। देखिए R1 बराबर क्या होगा, तो R1 में कितना धारा बह रहा है, I1, और कितना विभवांतर है, तो बाबू सबके बीच का विभवांतर भी है, सभी के सिरों के बीच का विभवांतर भी है, तो V और बटा कितना धारा, I1। ठीक, I1 यहाँ पे ओम का नियम पहले प्रतिरोधक में लग गया। दूसरे प्रतिरोधक के लिए लगाइए, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 बराबर I2। देखो कितना धारा बह रहा है, I2, और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V वोल्ट, तो V बटा I2। ठीक हो गया ये। अब तीसरा निकालिए, तीसरे प्रतिरोधक के लिए, तो R3 बराबर कितना हो जाएगा, सब में क्या लगा रहे हैं बाबू, ओम का नियम लगा रहे हैं। अब देखो तीसरे प्रतिरोधक के लिए, तीसरे प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट, कितना है, V वोल्ट, धारा कितना बह रहा है, I3 बह रहा है, तो बटा I3। ये समझ में आया। अब देखो है जो समीकरण निकाले हो, इसी में सबका मान रख दो। तो देखो हमको I1 का मान पता होना चाहिए, I2 का, I3 का, I1 और I का। अब यहाँ पे हमको V बराबर R बराबर V बाई आई है, मतलब हम I का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको एक बार के लिए यहाँ लिख देते हैं, R1 बराबर V बटा I1 पहले वाले का था। ठीक, अब इसको हम निकालते हैं, I का मान हमको पहले चाहिए, उसके बाद I1 का मान चाहिए, I2 का मान चाहिए, I3 का मान चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले हम I का मान निकालते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये V बराबर IR हम लिख सकते हैं। V I जो है किस में है, भागे में है इधर, तो इक्वल टू के इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, R गुणे I बराबर V हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, अब हमको निकालना क्या है, तो I का मान निकालना है। I से इधर गुणे में R है, तो I और गुणे में R है, तो इक्वल टू के बाद जाएगा कौन सी में हो जाएगा बाबू, भागे में हो जाएगा, तो V बटा R क्या हो जाएगा, V बटा R। तो देखो I बराबर क्या आ गया, V बटा R। सेम वैसे इसमें करोगे तो I है नहीं गुणे में जाएगा, और R जब गुणे में होगा तो नीचे आएगा, भागे में हो जाएगा। तो देखो हम 2 स्टेप में कर देते हैं वैसे, R2 गुणे I2 हो गया ना, बराबर V। कैसे, देखो यहाँ पे I2 जो है भगे में था, गुणे में गया, ऐसे यहाँ पे अब देखो R2 गुणे में है, भगे में भेजो, तो I2 बराबर V बटा R2। जो गुणे में है वो भगे में जाएगा, जो भगे में है वो गुणे में जाएगा, बस इतना याद रखना। तो I2 बराबर भी हमको मिल गया, I का मान मिल गया, I2 का मान मिल गया। अब I1 और I3 का मान निकालना है। I3 का मान यहाँ से निकालते हैं, देखिए R3 गुणे I3, कैसे, भगे में है गुणे में हो जाएगा, बराबर V। अब देखो R3 जो है गुणे में है, इधर जाएगा, भगे में हो जाएगा, I3 बराबर V बटा R3। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे I3 का मान निकल गया। अब I1 का बस मान बचा, यहाँ पे I2 I3 और I का मान निकल गया, I1 का मान बचा। I1 का मान हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे I1 भगे में है, इधर जाएगा गुणे में, R1 गुणे I1 क्या हो गया, I1 बराबर V। अब ये R1 जो है गुणे में इधर जाएगा, भगे में हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1।
ठीक। अब सबका मान हम निकाल लिए, अब सभी का मान इसमें रख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि I जो है कौन सी के बराबर है, V बटा R के बराबर है। तो I लिखिए चाहे V बटा R लिखिए, बतिया एक के है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे इस समीकरण में मान रखिए, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, I का मान कितना आया है, I का मान V बटा R आया है। V बटा R बराबर क्या आएगा बाबू, बराबर। उसके बाद I1 का मान रखो, I1 का मान कितना आया है, तो V बटा R1, V बटा R1। अब I2 क्या है, प्लस I2 का मान कितना हम निकाले हैं, तो I2 यहाँ पे V बटा R2, V बटा R2। अब देखो प्लस यहाँ पे प्लस है, I3 है, I3 का मान कितना है, V बटा R3, V बटा R3। अब क्या करो, ये हमको मिल गया। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे V बटा R है, ठीक, बराबर। अब इसमें कामन निकालते हैं, कामन जो सब में सेम हो। तो इसमें इक्वल टू के इधर वाले में क्या है, सेम है, तो सब में भी सेम है, ऊपर का भी सेम है, तो भी कामन ले लो। जो सब में बराबर होता है, सेम होता है, उसको कामन ले लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं। अब भी देखो, कामन लेने का मतलब जो कामन लिए हो उसमें सबसे भाग दो। तो अगर V बटा R1 है ना, इसमें अगर V से भाग दोगे, V से, तो V से भी कट जाएगा, मतलब एक बचेगा, V का नम भी, ठीक, एक एकनम एक है ना, तो ऐसे भी एकनम भी हो जाएगा, मतलब 1 बटा R1 हो जाएगा। सेम वैसे इसमें भी से भाग दोगे तो प्लस 1 बटा R2 हो जाएगा। इसमें भी से भाग दोगे तो भी से भी कट जाएगा, 1 बटा R3 हो जाएगा, है ऐसा ही ना। अब देखो इधर भी जो है कुछ नहीं है, भी के बाद इसका मतलब भी यहाँ पे गुणे में है। अब इधर गुणे में है तो इधर किस में आएगा बाबू, भागे में आएगा, तो V बटा R, और यहाँ पे भी किस में आया, भी के भागे में, ये नहीं कि आर के भागे में भेज देना। आर के भागे में भी भेजोगे तब कोनो दिक्कत नहीं है, फिर से उलट के मतलब सही हो जाता है। लेकिन आप सिंप्लीफाई के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे आर के गुणे में भेजिएगा और भी के भागे में, ठीक। तो आर जो है किसके भागे में जाएगा, जो यहाँ पे ऊपर है उसके भागे में जाता है, तो भी से भी खत्म, बराबर। देखो भी जो था इधर अभी काट नहीं रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, भी कहाँ से आया, इधर गुणे में था, इधर भागे में आ गया। अब क्या इधर का भी खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, यही ना बचा है। अब देखो भी से भी मर गया ना। अब यहाँ से फार्मूला लाओ। अब भी का ना, भी एक बार में भी मरा है, तो मतलब 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये आ गया हमारा फार्मूला। क्या, किस चीज का, तुल्य प्रतिरोध का। तुल्य प्रतिरोध किसको बोलते हैं, देखो तुल्य का मतलब कि जो तुम्हारी तुलना कर सके। जैसे हम अभी 5 गो आदमी का एग्जाम्पल दिए हैं, 1 गो आदमी का एग्जाम्पल दिए, मतलब 5 गो आदमी की तुलना में कहीं आदमी काफी है, कहीं आदमी उसके बराबर है, ठीक। तो तुल्य का मतलब कि उसके बराबर है। सेम वैसे तीनों प्रतिरोध के बराबर कौन है, R है। तो यहाँ 1 बटा R तीनों प्रतिरोध का तुल्य मतलब बराबर है R किसके, तो 1 बटा R जो है सभी प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध है। ये आपको समझ में आया। तो जहां R क्या है बाबू, जहां R कौन सी है, तो R तुल्य सभी तुल्य प्रतिरोधकों का, सभी प्रतिरोधकों का, जहां R सभी प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, ठीक। ये है आपका R। अब चलिए, अब हम समझते हैं डस्टर तरीका। देखिए चलिए अब हम समझते हैं इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे हम PDF लिंक डाल देंगे, वहाँ पे नोट्स आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपने मन से करें, ये डेराइवेशन अपने मन से कीजिए। देखिए इतने अच्छे से समझाया, आपको अपने मन से करना चाहिए इसको, ठीक। तो अपने मन से करेंगे, ये आएगा आपके एग्जाम में, इसीलिए हम करा रहे हैं, नहीं तो हमको कराने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधा हम लिख देते 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ऐसे कुछ लिख देते, ठीक। तो इसे आपको हम इसलिए कराए हैं कि यहाँ पे आपको एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ तो हम 3 गो प्रतिरोधक जोड़े थे। अब हो सकता था कहीं अगर हमको सर्किट बनाना हो, वहाँ 10 गो प्रतिरोधक जोड़ना पड़ रहा है, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2
प्लस 1/R3। ऐसे ही क्या करेंगे 10 तक जोड़ेंगे, मतलब जितना निकालना होगा उतना तक जाएंगे, प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, मतलब जो वो प्रतिरोध है तो वो जोड़ देंगे, 1 करके जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। उसमें क्या आया था R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे आया था, और डॉट 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 एक R1 Rn, ठीक। ऐसे ही इसमें सेम आया है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ऐसे आप जितना जोड़ना चाहें इसे जोड़ सकते हैं, 1/R4 1/R5 1/R6, ऐसे जितना चाहें। तो जितना का मतलब मान लीजिए 10 चाहते हैं तो यहाँ पे 10 का मान n का मान 10 रख दीजिए, ठीक। तो ऐसे आप लगा सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आप इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए अब हम करेंगे इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स को। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स क्या क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें हमको न्यूमेरिकल्स क्या देगा, न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रश्न, आंकिक प्रश्न क्या दे सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको प्रश्न दे सकता है, कुछ प्रतिरोधक का दे देगा कि इतना प्रतिरोधक हम जोड़े हैं, इसका प्रतिरोध निकालिए, तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे कुछ नहीं देगा आपको, कह देगा यहाँ पे कह देगा कि R1 का मान, मतलब कि मान लीजिए हम कि एक 5 ओम का प्रतिरोध लिए हैं, एक 10 ओम का प्रतिरोध लिए हैं, एक 2.5 ओम का, रहने दीजिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगा 2.5, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए 10 ओम 5 ओम, फिर ले लेते हैं 20 ओम का प्रतिरोध, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम कह रहा है कि 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिनका मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम और 20 ओम है। क्या है बाबू, 3 प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम 10 ओम तथा 20 ओम, तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन तीनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका करने के लिए R1 कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए R3, ऐसे मान सकते हैं ना, मानने में क्या जाता है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, पहले ये लिखिए। तो पहले क्या दिया है ये लिखिए, दिया है क्या दिया है बाबू, तो R1 का मान दिया है, R1 बराबर 20 ओम, ठीक। दूसरा क्या दिया है, R2 का मान दिया है, R2 बराबर 10 ओम, ठीक। R3 का मान दिया है, R3 बराबर 5 ओम, ये दिया हुआ है हमको। अब कह रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध। तो मानिए कि R1, देखिए लिखिएगा, माना R1 कामा R2 कामा R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध R है, मान लेते हैं R है, हमको नहीं मालूम है, अभी हम इसका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध तब तो मालूम चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि R है, कुछ आएगा इसका मान। अब चलिए, अब हम इसके समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या निकाले हैं, तो फार्मूला निकाले हैं 1/R प्लस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक। इसमें R3 तक ही लिखेंगे, कहाँ से कि 3 गो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 4 गो जुड़ा होता है तो R4 तक लिखते, ऐसे लिखते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, ये देखिए 3 गो बिंदु ऐसे उल्टा करके दे देंगे तो ये हो जाएगा चूंकि। तो चूंकि 1/R1 मतलब कि हम जानते हैं कि 1/R जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है, ये हम जानते हैं पहले से, अभी निकालें इस फार्मूला को। तो अब इस फार्मूले पे सभी का मान रखिए, 1/R हमको निकालना है, 1/R1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 ओम। तो यहाँ पे R1 की जगह पे 20 रखिए। 1/R2 का मान देखो यहाँ पे 10 ओम, 10 रखिए। R3 का मान 1/R3 का मान 5 ओम। अब देखो अब क्या करोगे, 1/R बराबर 20 और 10 और 5, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा बाबू 20, क्या होगा 20। तो 20 इसका एलसीएम ले लो। आप निकालेंगे एलसीएम तो निकालने आता होगा ना यार, देखो ऐसे लिख देना 20 कामा 10 कामा 5, ऐसे लिख के एलसीएम मतलब एलसीएम कर देना। यहाँ से 2 से करना, 2 से 10, 2 से 5 और 5, फिर 2 से करना, 2 से 5 5 5, फिर 5 से करना 1 1 1, 5 दूना 10 दूना 20, कितना आया एलसीएम, देखो 5 गुणे 2 5 दूना 10 और 10 दूना 20, ठीक। तो 5 दूना 10 10 दूना 20 एलसीएम आ गया। अब चलिए, अब जितना एलसीएम आता है उससे
हर में भाग देते हैं, हर एक हर के भाग देते हैं, हर एक हर में भाग देते हैं। तो 20 से 20 में भाग दोगे 1, जितना आएगा उससे अंश में गुणा करते हैं। तो क्या होता है 1 एकम 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे। देखो 20 से 20 में भाग दोगे 1, 20 एकम 20, 1 आया, 1 जितना आया उससे अंश में गुणा करो, 1 एकम 1। ऐसे सॉल्व करने का तरीका होता है। एलसीएम आप सॉल्व किए होंगे तो देखिए। अब 20 से फिर से 10 में भाग दो, तो 10 में भाग दोगे कितना आएगा बाबू, देखो सॉरी देखिए हम यहाँ पे गलत बता दिए। देखिए हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है, सॉरी इसके लिए। देखिए हर से क्या किया जाता है, एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो 20 एकम 20 और 1 एकम 1, ठीक। तो 20 एकम 20 आया और जितना आया उससे अंश में गुणा कर देते हैं। वैसे यहाँ पे हर से फिर से एलसीएम में भाग देंगे। 10 दूना 20, जितना आया क्या करेंगे ऊपर अंश में गुणा करेंगे। तो 10 दूना 20, 2 आया, 2 से अंश में गुणा करो, 2 एकम 2, ठीक। प्लस फिर से 5 चौको 20, 4 आया, 4 से अंश में गुणा करो 4, ठीक। ऐसे तो 1/r बराबर कितना हो गया, 2 1 3 और 4 कितना आ गया 7, 7/20। अब देखिए अब हमको 1/r1 बराबर मिल गया, 1/r बराबर 7/20 आया है। अब देखो इसको क्या करेंगे 7/20। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए हमको r का मान नहीं मिला है, 1/r का मान निकला है और r जो है तुल्य प्रतिरोध है, ना कि 1/r। अब क्या करेंगे, r का मान हमको निकालना है। तो ये दोनों को एक के साथ पलटी मार दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को एक के साथ पलटी, मतलब r/1 बराबर 20/7 ऐसे लिख दीजिए, बस उलाट दीजिए। तो क्या हो गया, पलटी मारा गया। अब जानते हैं कि किसी के बट्टे में अगर 1 हो तो 1 नहीं लिखा जाता है, हम जानते हैं कि 1 होता है, तो मिटा दीजिए 1 को। अब r का मान कितना आ गया 20/7। आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, भाग देंगे तो 7 दूना 14 कितना आ जाएगा 6, 7 8 56, 4 7 5 35, फिर 7 7 49, ऐसे भाग देने आता है ना आपको, 7 7 49, 7 एकम 7, फिर 7 चौको 28, ऐसे बहुत दूर जाएगा। आप 3 अंक तक बस निकाल लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए ओम, ठीक। ऐसे पॉइंट में नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, 20/7 ओम लिख सकते हैं, 20/7 ओम, ठीक। सॉरी ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स था। ये जरूर पूछता है समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, कुछ एक जरूर पूछेगा आपसे। समांतर क्रम का अगर डेफिनेशन पूछ दिया तो श्रेणी क्रम का क्वेश्चन पूछ देगा, श्रेणी क्रम का अगर डेफिनेशन पूछ दिया तो समांतर क्रम का क्वेश्चन पूछ देगा। कुछ एक करता है, मतलब दोनों किसी तरीके से पूछ लेता है। अब चलिए दूसरे तरीके का क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या कर सकता है, हम इसमें निकाले हैं क्या बाबू, इसमें हम प्रतिरोधक निकाले हैं, मतलब कि प्रतिरोध निकाले हैं कि सभी का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सभी का मिला करके पावर कितना होगा। तो 20/7 आया है, यानी कि आया है 2 पॉइंट कुछ आया है। तो आप देखें, अब मान लेते हैं, अब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रतिरोधक का मान नहीं दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, प्रतिरोधक का मान नहीं दिया हुआ है। अब ये सारे आपके क्वेश्चन जो है ना बोर्ड के हैं बाबू, देखो सभी क्वेश्चन बोर्ड के हैं, बस इसके पैटर्न को हम बता रहे हैं। ये नहीं कि आपके विद्या से क्वेश्चन उठाए, बुक से उठाए, कहीं से आपका क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, बस पैटर्न जो है ये बोर्ड का है, बस पैटर्न हम बता रहे हैं सारा। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड देता है। अब देखिए, अब ये कह सकता है, दूसरा चीज ये कह सकता है कि 2 प्रतिरोधक दे दिया होगा। तो 2 प्रतिरोधक मान लीजिए कि एक कह दिया 2 ओम का है, एक कह दिया कि 4 ओम का है, एक कह दिया 4 ओम का है। तीसरा कह सकता है कि तीसरा ज्ञात कीजिए, हमको नहीं मालूम है, R3 का मान ज्ञात कीजिए। और कह दिया कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, इसमें धारा क्या बह रहा है, इसमें धारा बह रहा है, इसमें 5 एम्पियर धारा बह रहा है। इसमें कह दिया कि ऊपर वाले प्रतिरोध में 2 एम्पियर बह रहा है, इसमें बह रहा है 1 एम्पियर धारा, और इसमें 3 एम्पियर धारा बह रहा है, ये कह दिया। और फिर कह रहा है कि ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधक R3, इसका मान निकालिए कि ये इसका अकेले कितना पावर है, यही निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो बाबू ये देखो, ये तुमको ऊपरा जो है ये फंसाने के लिए बस दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस फंसाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, ओम का नियम बस लगाना होता है। ये 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है, ठीक। अब ओम का नियम लगाना होता है। ओम के नियम से हमको प्रतिरोधक का मान पता चल जाता है। आप जानते हैं कि ओम के नियम में क्या होता है, R बराबर V/I, यही ना होता है। R क्या है, प्रतिरोधक का मान। तो अगर हमको कहीं भी अगर प्रतिरोधक निकालना होगा कि प्रतिरोधक का पावर कितना है, कितना मान है उसका, कितना ओम का प्रतिरोधक है, तो क्या लगाएंगे, ओम का नियम। सेम वैसे यहाँ पे हमको प्रतिरोधक का मान निकालना है कि कितने ओम का प्रतिरोधक है, तो हम ओम का नियम लगाएंगे।
अब ओम के नियम के लिए हमको जरूरी क्या है, तो देखो हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। चूंकि ओम के नियम से क्या होता है बाबू, ओम के नियम से R बराबर V बटा I, यही ना होता है। अब हमको जरूरत किस किस चीज़ की है, तो R बराबर कितना है, तो R बराबर R3 है, R3 हमको ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद V यानी वोल्टेज कितना है, तो बैटरी जितना वोल्टेज लगाता है समांतर क्रम में उतना ही वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट का बैटरी है, यानी V बराबर 12 वोल्ट है, V बराबर 12 वोल्ट है। अब देखो इसमें धारा कितना बह रहा है, इस प्रतिरोधक में, जिस प्रतिरोधक का मान हमको निकालना है उसमें कितना धारा बह रहा है, तो 3 एम्पियर का धारा बह रहा है, मतलब I बराबर है 3 एम्पियर। ठीक, 3 एम्पियर। तो हमको सब चीज मालूम चल गया। अब हम ओम का नियम इसमें लगाएंगे, तो R3, देखो R का मान कितना है, R3 बराबर V कितना दिया हुआ है, तो 12 वोल्ट, 12 और बटा I का मान 3 एम्पियर, और 3 से 12 को काटोगे कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। 3 से 12 4 बार में मर जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोधक का मान निकाले हैं, प्रतिरोधक का मान किस में आता है, ओम में। तो R3 का मान 4 ओम, मतलब कि 4 ओम इस प्रतिरोधक का पावर है। बस यही है आपका क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। ठीक, अब इसमें कह सकता है, अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कह दे कि इसका भी मान नहीं दिया है, इसका भी मान नहीं दिया है, इसका भी मान नहीं दिया, फिर क्या कहेगा, फिर कहेगा कि अगर इसमें धारा 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर बह रहा है, और इन सभी के सिरों के बीच का विभवांतर 12 वोल्ट है। अब R1, R2 और R3 का मान निकालो, और उसके बाद इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो क्या करोगे, तो देखो हम तो R3 का मान यहीं पे निकाल दिए, तो R3 का मान 4 ओम आया है। आप यहाँ पे कैसे नोट कर सकते हैं, कहीं आप नोट कर सकते हैं। देखिए R3 का मान कितना आया है, 4 ओम आया है, 4 ओम। हम कैसे निकालें, आप देखिए ऐसे ही सेम R1 और R2 का मान निकाल लीजिए। कैसे, देखो इसमें भी ओम का नियम लगाइए, तो लिखिएगा ओम के नियम से। अब हम उतना नहीं लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होगा बाबू, यहाँ पे R3 का मान निकालें। ओम के नियम से R1 बराबर कितना होगा, V बटा I1। तो V कितना है, तो V 12 वोल्ट है, 12 बटा I1 कितना है, तो I1 जो है 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर। तो 2 6 के 12 यानी 6 ओम R1 का मान आएगा। R2 का मान कितना आएगा, आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। और R2 का मान कितना आएगा, तो V बटा I2 का मतलब V कितना है, तो 12 वोल्ट है, और I2 यानी 1 एम्पियर, I2 यही ना है, I2 बराबर 1 एम्पियर बह रहा है, तो 1। ठीक, तो 1 यहाँ पे हो गया आपका प्रतिरोधक का मान 12 ओम, ये आ गया। तो यहाँ पे R1, R2 और R3 आ गया। फिर इसको समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोधक का मान कितना होता है, R बराबर R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों को प्रतिरोध है, इसलिए R3 तक लिखेंगे, 4 को रहता तो 4 तक लिखती है, R4 तक। अब 1/R का मान हमको निकालना है, 1/R1 का मान कितना है, तो R1 का मान हम अभी 6 ओम निकालें, 6 प्लस R2 का मान कितना है, 1/R2 यानी 12। ठीक, 12 ओम। अब देखो R3 का मान 1/R3 है, तो R3 का मान कितना है, तो R3 का मान हम निकाले थे 4 ओम। अब चलो, अब हम R3 का मान निकाल दिए, सब निकाल दिए। अब इसका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, 1/R बराबर 1/6, 1/12 और 1/4, इसका सबका एलसीएम हो जाएगा 12। आप जानते हैं कैसे एलसीएम निकालना, अभी हम आपको बताएं। 6 से 12 में भाग दीजिए, 6 दूना 12, 2 एकनम 2, तो 2 प्लस यहाँ से 12 एकनम 12 और 1 एकनम 1 यहाँ पे, 4 3 12, 3 एकनम 3 यहाँ पे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 3 1 4 2 6, 6/12, 6/12 को काट सकते हो यहाँ से, तो काट दो, 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे किसका मान आया है, 1/R का मान आ गया 1/6। अब अगर R का मान यानी तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, तो दोनों को पलट दो, R/1 बराबर 6/1। अब बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता, मतलब R बराबर 6 ओम। कितना आ गया, 6 ओम। तो इन सभी का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, इन सभी का मिलाकर के पावर कितना आ गया, 6 ओम। ठीक, तो यही है आपका तुल्य प्रतिरोध निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आशा है कि आपको ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कह सकता है आपसे, कभी कभी रेयर केस में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है बाबू, तो पूछता है रेयर केस में, देखो पूछता है कैसा पूछता है, हम बताते हैं। तो रेयर केस में पूछेगा
दो प्रतिरोधक को इसे जोड़ देगा श्रेणी क्रम में, ठीक, कहेगा ऐसे एगो प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो। क्या कहेगा बाबू? इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो। इसका मान लो कि तुल्य प्रतिरोध भी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसका प्रतिरोध 2 ओम है, प्रतिरोधक का इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध 2 ओम है, इसका है 3 ओम, इसका है 2.5 ओम, कुछ भी कर सकता है। 2.5 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप 4 ओम ले लीजिए, ठीक, कुछ ले सकते हैं लेकिन टफ कैलकुलेशन ना हो इसलिए हम 4 लिए हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालो। तुल्य प्रतिरोध मतलब कि इन तीनों का मिला करके प्रतिरोध। तो देखो हाई दुगो जो है समांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कहे से कि लाइन से जुड़ा हुआ है। अब इसको इन दोनों का पहले तुल्य निकालो, इन दोनों का पहले तुल्य निकालो। तो इन दोनों का तुल्य निकालोगे तो क्या होगा? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? दोनों को जोड़ देंगे, जितना जुड़े रहेंगे सबको जोड़ देंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हम पिछले लेक्चर में बताए थे, यही नहीं बताए थे। इसमें दुइये गो है, मतलब R2 तक बस लिखेंगे। अब देखो R यानी कि यहाँ का R कितना आ जाएगा? ये मान लीजिए कि R डैश मान लेते हैं, ऊपर वाला R डैश, ठीक, कहाँ से कि अलग करना है। और इसका मान लीजिए कि R दिया है कितना? R डबल डैश दिया हुआ है 2 ओम, ठीक। तो ये है R डबल डैश, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो इन दोनों का मिलाकर के पावर होगा वो है R डैश। अब निकाल लेते हैं। तो 3 और 4, 3 प्लस 4, देखो दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। तो 3 और 4 जोड़ देंगे, 4 3 7 ओम आ जाएगा। अब R डैश बराबर 7 ओम। R डैश क्या है? इन दोनों का मिला करके पावर है। मान लो कि इन दोनों का मिला करके जितना पावर है उस पावर का हम एक प्रतिरोध लगा दिए। क्या कि एक प्रतिरोध लगा दिए, ठीक। ये कितना पावर आया? 7 ओम। तो 7 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, मतलब दोनों के बराबर ये एक ही काम करेगा। अब दूसरा का प्रतिरोध इसके नीचे जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना। तो 2 ओम का ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, कैसे भी जुड़ा हुआ है। अब हमको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब इन दोनों का मिला करके पावर निकालना है। तो इन दोनों का पावर मिला करके निकालना है। देखो ये कैसे है सब? तो ये है समांतर क्रम में। कैसे है? पहला का पहला सिरा और दूसरा का पहला सिरा एक जगह जुड़ा है, पहला का दूसरा सिरा और दूसरे का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा है, मतलब ये समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में होते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये हम फार्मूला लगाते हैं। अब क्या करेंगे? अब इसको हम फार्मूला पे रख देंगे। 1/R, R हमको निकालना है, इन दोनों का तुल्य निकालना है। 1/R1, मान लो ये R1 है और ये मान लो R2 है, कुछ भी मान सकते हो। अब 1/R1 का मान 7 है, प्लस 1/R2, R2 का मान 2 ओम है। आप किसी को भी R1 R2 मान सकते हो, आप चाहे तो इसको मानो चाहे उसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 1/R बराबर 7 और 2 का एलसीएम 14 आएगा, आप जानते हैं, ठीक, 14 आएगा। उसके बाद 7 दूना 14, 2 एकम 2, यहाँ पे फिर 2 से 14, 7 एकम 7। अब क्या हो गया? 7 2 9 और बटा 14 आ गया ना। तो क्या आया है? 1/R बराबर कितना आया है? 9/14। लेकिन हमको 1/R नहीं, पूरा तुल्य प्रतिरोध पूछा था इस परिपथ का। और तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? बस R। तो R बस निकालेंगे, मतलब भाई 1/R है, पलट देंगे तो R/1 हो जाएगा, बराबर 14/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 14/9। अगर बट्टे में 1 हो, नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। R बराबर 14/9 ओम आप लिख सकते हैं। अगर आपको ढेर मन है तो आप इसका पॉइंट में मान निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? 1 पॉइंट क्या आएगा? 5 यानी 50, 9 5 45, 5 आया, 9 5 45, ऐसे आता जाएगा 1.5555। कितना दूर लिखना है लिखते रहिए, बस हम 2 अंक तक लिख दे रहे हैं। 1.5 हो, 1 अंक तक है, ठीक। 1.5 ओम यानी 1.5 ओम का प्रतिरोध चाहिए। 1.5 ओम का प्रतिरोध, अगर इन सभी झमेला को निकाल करके 1.5 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो हमारा काम उतना ही होगा। बस यही है इसका मतलब। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अलावा और कोई टाइप नहीं पूछ सकता है। हम जितने टाइप थे उतने बता दिए। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा तैयार करते हैं, कौन सा छोड़ते हैं। तो बाबू तीनों टाइप के क्वेश्चन से पूछता है, तीनों टाइप से पूछता है क्वेश्चन। अब किसी पेपर में कोई और टाइप दे देगा, किसी पेपर में कोई दे देगा, किसी पेपर में कोई दे देगा, मतलब कि हर एक टाइप पूछेगा। बस सेंटर अलग अलग सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन पूछ देगा। तो यही होता है बस। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब आप जानते हैं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में
हैंड रिटन नोट्स का PDF लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेशन देते हैं कि कभी भी नोट्स डाउनलोड करके या देख करके मत लिखिए। वीडियो देखिए, उसके बाद खूब अच्छे से समझिए वीडियो को, उसके बाद अपने मन से लिखिए। मोबाइल साइड में रख दीजिए, अपने मन से नोट्स बनाइए, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर आपको दोहराना उतना नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लेंगे सारा याद हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अगर आप इस टाइम पढ़ रहे हैं कुछ दिन तो याद रहेगा, 10-15 दिन, फिर भुला जाएंगे। तो उसके बाद जब एग्जाम के टाइम एक बार पढ़ लेंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा। कहाँ से कि आप अपने मन से नोट्स बनाए थे इसलिए। ठीक, तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम कहते हैं। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।